नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन एक दूसरे को चुनावी रण में मात देने के लिए हर तरीका अपनाया जा रहा है, हर हथकंडा अपनाया जा रहा है और चौंकाने वाले बयान भी सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक बयान पर बात करेंगे जिसने राष्ट्रवाद को इस उपचुनाव में हवा दे दी है। क्या बीजेपी इस उपचुनाव में कांग्रेस के गद्दार वाले फॉर्मूले पर राष्ट्रवाद की धार से हमला करना चाहती है? क्या उषा ठाकुर का यह बयान चुनावी हथकंडा है या फिर जुबान फिसल गई है? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट देखिए जरा पहले। ये देशभक्त और देशद्रोही के बीच का निर्वाचन है। राष्ट्रवाद, देशभक्त, गद्दार, ये शब्द अक्सर आप सुन रहे होंगे, लेकिन अब इनका असर मध्य प्रदेश में भी होने लगा है। शिवराज सरकार की मंत्री उषा ठाकुर कह रही हैं कि जो बीजेपी के साथ नहीं है वो राष्ट्रवादी नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि क्या मंत्री जी विरोध या विपक्ष के कॉन्सेप्ट को ही झुठला रही हैं? मंत्री जी के बयान के बाद हंगामा तो मचा, लेकिन सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या ये सोची समझी सियासी रणनीति है या फिर जुबान फिसल गई है। जिनको राष्ट्रवादिता से प्रेम था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जो राष्ट्रवाद से विमुख हुए वो कांग्रेस के साथ। मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर की राष्ट्रवाद को लेकर ये नई परिभाषा है। मंत्री जी पार्टी प्रेम में शायद ये भूल गईं कि लोकतंत्र में सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं बल्कि विपक्ष का भी काफी अहम रोल होता है। वैचारिक मुद्दों पर असहमति और राजनीति का मुद्दा अलग है, लेकिन इसे देशभक्त और देशद्रोही में तब्दील करने से सवाल तो खड़े होते ही हैं। एक बार फिर सुनिए क्या कहा मंत्री जी ने। ये वैचारिक युद्ध है, ये देशभक्त और देशद्रोही के बीच का निर्वाचन है। जिनको राष्ट्रवादिता से प्रेम था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जो राष्ट्रवाद से विमुख हुए वो कांग्रेस के साथ। 3 बार अलग अलग विधानसभा सीट से विधायक उषा ठाकुर के इस बयान के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या उषा ठाकुर ने सोच समझकर ये बयान दिया है? क्या उपचुनाव में विकास के एजेंडे पर भारी होगा राष्ट्रवाद का मुद्दा? क्या कांग्रेस की सिंधिया समर्थकों को गद्दार बताने की मुहिम को कमजोर करने के लिए ये बीजेपी का गेम प्लान है? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अक्सर बेतुके बयान देने वाली उषा ठाकुर ने एक बार फिर सियासत को गर्म जरूर कर दिया है। जिन लोगों ने अपनी चीटी उंगली तक देश की आज़ादी के लिए नहीं कटाई और विपक्ष को देशद्रोही बताते हैं, इसका मतलब है कि लोकतंत्र में भरोसा नहीं करते हैं। लोकतंत्र को समाप्त करने का इनका जो षड्यंत्र है, नोट पर लोकतंत्र चलाने का इनकी जो मंशा है और फिर इनके जो विचार आते हैं, सब एक साथ सम होते हैं। यदि कांग्रेस पार्टी अपने आप को इस श्रेणी का नहीं मानती तो उसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यदि उन्होंने किसी को राष्ट्रद्रोही बोला है तो उनको इस बात का विचार कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए कि उनका पुराना किस तरह के कर्म रहे हैं जिसके आधार पर ऐसे वाक्य निकल कर आते हैं। राष्ट्रवाद वो मुद्दा है जिसके जरिए बीजेपी ने कई बार पूरे देश में ध्रुवीकरण की कोशिश की है, लेकिन यदि उपचुनाव में इस पर वोट मांगे गए तो ये सूबे की सियासत में पहली बार होगा। वैसे आखिरी में उषा ठाकुर का वो बयान भी आपको सुनाते हैं जिसके बाद हंगामा मचा और उषा ठाकुर को माफी भी मांगनी पड़ी। आज यहाँ बैठे सारे भाई बहन चिंता करें इस बात की, इतने सारे राष्ट्रभक्त वनवासी होते हुए कैसे जैश जैसे देशद्रोही संगठन इस क्षेत्र में पनप। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। हालांकि चुनाव है और उपचुनाव से पहले एक बयान भी सामने आया, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि राष्ट्रवाद, इस पर अक्सर विवाद क्यों होता है? क्या परिभाषा है राष्ट्रवाद की और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट आखिर किससे लेना चाहिए? इसी पर बातचीत करेंगे। रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है रजनीश जी आपका। संतोष गौतम जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम लगातार इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं बीजेपी की तरफ ही जाऊंगा क्योंकि उन्हीं की मंत्री ने ये बयान दिया है। रजनीश जी, राष्ट्रवाद की परिभाषा मैं आपसे नहीं पूछना चाहूँगा, लेकिन बीजेपी के नज़र में राष्ट्रवाद क्या है और क्या वो ऐसा राष्ट्रवाद है जिसमें कांग्रेस शामिल है?
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद की परिभाषा में तो 135 करोड़ यहाँ के नागरिक शामिल हैं जो भारत को माता मानते हैं और भारत की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, संविधान का पालन करते हैं। जो संविधान की रचना है उसके तहत जो देश की प्राचीन शाश्वत सनातन सभ्यता संस्कृति है उसको मानते हैं। राष्ट्रवाद में कोई अलग से कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन जो इनको गाली देते हैं, जो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत की सेना, भारत की संसद, भारत का सुप्रीम कोर्ट को न्यायालय को कटघरे में खड़ा करते हैं, संदिग्ध बनाने का काम करते हैं, सेना देश को गुंडा कहते हैं। जो सेना का शौर्य और साहस के साथ में उपलब्धि प्राप्त होती है तो सेना को ही संदिग्ध बना देते हैं। जिनके बयान, वीडियो क्लिपिंग, समाचार पत्रों की कतरन पाकिस्तान के डोजियर में शामिल होते हैं, वो विचार करें कहाँ खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं। राष्ट्रघाती शक्तियों को राजनीतिक संरक्षण देने वाले लोग कौन हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह के साथ में राजनीतिक संरक्षण अपनी लय से लय, राग से राग मिलाने वाले लोग कौन हैं? जो बेंगलोर की घटना घटती है, बेंगलोर को जलाने और तमाम तोड़फोड़ हिंसा की घटना घटती है, उनका खुद का विधायक मारा जाता है, जू तक नहीं रेंगती। तमाम प्रकार के ट्वीट करने वाले एक ट्वीट भी नहीं करते बड़ी हिंसा पर। देश विदेश की घटनाओं पर ट्वीट करने वाले चुप हो जाते हैं। स्वीडन और स्विट्जरलैंड के मामले में, अमेरिका के मामले में जब बात होती है तो कहीं दूसरी राग होता है। तो मुझे लगता है एक नहीं ढेरों बातें हैं, मैं लंबा चौड़ा इस बारे में बता सकता हूं। लेकिन हर चुनाव में हर वक्त राजनीतिक दल हैं तो उसकी विचारधारा अपनी आप मैदान में आएगी। वैचारिक खुद इसीलिए उन्होंने कहा कांग्रेस देशद्रोही संगठन नहीं है। हमने नहीं कहा, उन्होंने भी नहीं कहा, उनको सुन लीजिए। बिल्कुल, लेकिन ये अपने आप को मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल सही कहा आपने। उन्होंने कांग्रेस को कोई देशद्रोही संगठन नहीं कहा, जाते हैं। उन्होंने कांग्रेस को देशद्रोही संगठन नहीं कहा। लेकिन रजनीश जी, आप भी समझते होंगे विपक्ष की अपनी एक विचारधारा होती है, वो तभी विपक्ष में होता है। नहीं देखिए पंड्या जी, विचारधारा होती है और हम तो वो लोग हैं जो 5-5, 6-6 दशक विपक्ष में रहे हैं। 5-5, 6-6 दशक कई युद्ध हुए हैं। चीन के साथ युद्ध हुआ है, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है। हम सेना और सरकार के साथ खड़े हुए हैं, रक्तदान शिविर लगाए हैं, तमाम प्रकार की लोगों की जरूरत हुई है तो वहाँ पहुँचे हैं। हम तो वो लोग हैं। हम वो लोग नहीं है कि हम अपनी भारत की सेना पर सवाल खड़े कर दें, भारत के उच्चतम न्यायालय पर ही सवाल खड़े कर दें। हम वो लोग नहीं है कि चलिए इस पर मैं संतोष जी का रिएक्शन लेता हूं। संतोष जी, 5-6 साल में तांडव मचा रखा है। अक्सर ये जब राष्ट्रवाद, देशद्रोह, देशभक्त का जब मामला आता है तो ऐसे में कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि उसी पर कटाक्ष किया जा रहा है? क्या इसमें कोई कांग्रेस का नाम था उनके बयान में, या फिर ये कांग्रेस के लिए कोई बयान था? और सवाल ये भी कि अब ये राष्ट्रवाद का मुद्दा इस उपचुनाव में गद्दार के मुद्दे पर हावी होगा क्या? देखिए, मैं तो एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि उषा ठाकुर हो या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता, ये किस विचारधारा से आते हैं? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से आते हैं, जिसका आजादी के आंदोलन में काला अतीत रहा है। उन्होंने अंग्रेजों के लिए क्रांतिकारियों की मुखबिरी की है, उनको फांसी के तख्तों पर चढ़वाया है, हलफनामे लिखे हैं, माफीनामे लिखे हैं, और साफ मैं कहता हूं कि अंग्रेजों के तलवे चाट रही थी आरएसएस की विचारधारा जब आजादी का संग्राम चल रहा था। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के आह्वान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुरुजी द्वारा किए गए, गोलवलकर जी द्वारा, हेडगेवार जी द्वारा। तो मैं कहता हूं कि उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी क्या कर रहे थे? उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी आरएसएस की विचारधारा के सबसे बड़े वाहकों में से एक थे, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की। उस समय वो जिन्ना के साथ मिलकर अंतरिम गवर्नमेंट बना रहे थे बंगाल के अंदर, उसके वित्त मंत्री बने हुए थे, जिसके बाद में प्रधानमंत्री फजलुल रहमान पाकिस्तान में बने। तो मैं ये साफ करना चाहता हूं कि जिसने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ने आजादी के आंदोलन को छीड़ किया, आजादी के आंदोलन की पीठ में छुरा घोंपा, जब कांग्रेस के लोग क्रांतिकारियों के साथ मिलकर फांसी के फंदों पर चढ़ रहे थे, जेल यात्राएं कर रहे थे, तब आरएसएस के लोग और उनके पुरोधा सावरकर जैसे माफीनामे लिखकर जेलों से छूटने के लिए अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। आज वो हमें सिखाएंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है या देशद्रोह क्या होता है। दूसरा, जब राष्ट्र आजाद हुआ तो इन्हीं राष्ट्र के बेटों ने राष्ट्र के पिता की हत्या करवा दी। आरएसएस के लोग गांधी जी की हत्या में शामिल थे। जब गांधी जी की हत्या हुई तो आरएसएस के लोगों ने मिठाइयां बांटी और उस समय
सरदार पटेल ने तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन्होंने आरएसएस पर बैन लगा दिया था कि क्या यह बात किसी से छिपी हुई है? पूरा देश इस बात को जानता है कि इस देश की गद्दार विचारधारा कौन है, जिसका आजादी के आंदोलन में उंगली कटाने का भी इतिहास नहीं है। इसके बाद जब देश आजाद इतना हुआ समृद्ध तो देश इतिहास में अगर आपका है और इतनी जानकारी, संतोष जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके पास। इंदिरा जी ने सुनिए, आप सुन लीजिए, विजय भाई सुन लीजिए, विजय भाई एक मिनट सुन लीजिए। चलिए, उसी इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। जी बताइए आप। जी मैं ये कह रहा बता रहा हूं, उसी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उसी इंदिरा गांधी ने पोखरण का परमाणु विस्फोट किया, लेकिन आजादी का ढोल और राष्ट्रवाद का ढोल कभी इस तरीके से नहीं पीटा जैसा कि राष्ट्रवादी अपनी मेरी भी बात सुन लीजिए जरा, क्योंकि आजादी के आंदोलन में अगर एक शहीद का नाम बता दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। संतोष जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर इतना समृद्ध इतिहास कांग्रेस का है और इतनी बुराई अगर आपको आरएसएस में और बीजेपी में नजर आती है, तो फिर पारुल साहू तो उसी विचारधारा की थी और बाकी वो लोग जो आपकी पार्टी में आ रहे हैं वो तो इसी विचारधारा के हैं। क्यों आप आत्मसात किए जा रहे हैं? क्यों अपने उस समुद्र में इन सबको समेटे जा रहे हैं? जब आपको पता है कि एक व्यक्ति उसी विचारधारा का है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी लॉन्ड्री है आपके पास, ऐसा कौन सा पाप धोने का, ऐसा कौन सा राष्ट्रवाद का जो आप आरोप उन पर लगाते हैं कि ये देशद्रोही हैं, तो ऐसा देशद्रोही की ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है आपके पास जिसमें धुलकर वो आपके पास आ रहे हैं? अच्छा प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हमने किसी भी आरएसएस के कट्टरपंथी विचारक को या कट्टरपंथी अनुयायी को अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया है। हमने प्रभात झा और साध्वी प्रज्ञा और ऐसे लोगों को नहीं लेने का संकल्प बना लिया है। हम कभी भी किसी आतंकवादी घटना में शामिल लोगों को नहीं लेंगे, नहीं विवादास्पद बयान देने वालों को लेंगे। लेकिन यही प्रश्न आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है वो सबसे बड़ा बेईमान होता है, और भारतीय जनता पार्टी की लॉन्ड्री में जैसे जाता है उसको ईमानदारी के सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं। नीरव मोदी और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विजय माल्या जैसे समर्थक हैं वो बाहर है और लालू यादव चोर हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि अमित शाह का लड़का जो तो सवाल आप दोनों पर ही है, वो बाहर है और वो बीसीसीआई का सचिव बना हुआ है, और उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा आरोपी बन जाता है। जनता को दोनों पार्टियों को देशद्रोही बता देना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन अमित शाह का लड़का आरोपी नहीं है, ऐसा क्यों होता है? मैं ये पूछ रहा हूं रजनी जी कि जो हम तो कहते हैं कि हमारी विचारधारा में आई है कि हम लोग एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, यहीं से शुरू करूंगा, एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, यहीं से शुरू करूंगा। रजनीश अग्रवाल जी, एक सिंपल सा सवाल ये है कि राष्ट्रवाद से प्रेम, राष्ट्रभक्त, देशभक्त, ये सारी बातें ये क्यों कही जाती हैं बीजेपी के द्वारा? क्या जो बीजेपी को फॉलो करे उसकी विचारधारा को फॉलो करे, या बीजेपी जो बात कहे उसको जो माने वही देशभक्त है, वही राष्ट्रभक्त है? क्या जो व्यक्ति अपने मन से, अपने मस्तिष्क से अगर कोई अपनी बात कह रहा है तो क्या वो देशभक्त नहीं है? सवाल ये भी कि जो आपको वोट दे वो देशभक्त, जो वोट ना दे वो देशद्रोही। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 135 करोड़ का ये भारत है जो भारत को माता मान के इसकी आराधना साधना करता है, अपने अपनी जो भूमिकाओं का निर्माण करता है साधारण नागरिक के तौर पर भी, समाज में रहते हुए अपने परिवार के साथ में या बिना परिवार, जो जिस भूमिका में हो भारत के प्रति अपना ठीक भाव रखता है, उसमें सब देशभक्त हैं। उसमें कहीं किसी ने नहीं कहा ये अपने आप को देशद्रोही क्यों सोच लेते हैं। और जिस मुद्दों की ये बात कर रहे हैं, हाँ मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो रहे वो भी संघ के स्वयंसेवक, नरेंद्र मोदी जी भी संघ के स्वयंसेवक, वहाँ का मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य स्वयंसेवक, कई राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री स्वयंसेवक, कई प्रचारक। हाँ, हम गौरव का अनुभव करते हैं। और आप में हिम्मत है, कमलनाथ जी में हिम्मत है, राहुल गांधी जी में हिम्मत है, तो आ जाओ इन मुद्दों पर चुनाव हो जाए, आ जाओ इन मुद्दों पर चुनाव हो जाए। आपको संघ की विचारधारा, भाजपा की विचारधारा पर अगर आपको लगता है तो आ जाओ चुनाव हो जाए। हम मुद्दे उठाएंगे अगर आप इस देश के सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करोगे। हम मुद्दे उठाएंगे अगर संसद से पारित कानून पर आप संसद को गरियाने का काम करोगे, सेना अध्यक्ष को गुंडा कहोगे, सेना का अपमान करोगे, सेना के शौर्य और साहस को धुतकारोगे, तो हम मुद्दे उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? संतोष गौतम साहब, ऐसे कुछ मुद्दे होते हैं जिनके कारण आपकी पार्टी को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। और आप मैं कह रहा हूँ चुनौती देता हूँ, इन मुद्दों पर चुनाव हो जाए। अगर ये कहते हैं कि हम गलत हैं तो हम तैयार हैं, और हम गौरवपूर्ण ढंग से कहते हैं हम संघ के हैं। पता चलेगा कौन कहाँ था। जो भगत सिंह को आतंकवादी पढ़ाते रहे, जो चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी पढ़ाते रहे, जो क्रांतिकारियों को आतंकवादी पढ़ाते रहे, और केवल एक भगवान की पूजा करते रहे, उंगली कटा के शहीद होने की बात करते हैं। कहाँ उंगली, कहाँ सही? 2 मिनट बात सुन लीजिए। रजनीश जी प्लीज, आप अपनी बात कह चुके हैं,
मुझे अपनी बात, मैं ये कह रहा हूं कि आप जिन मुद्दों पर चाहें कांग्रेस उन मुद्दों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन आज आप जानबूझकर जिन मुद्दों को उछाल रहे हैं उसके पीछे असली कारण है कि जो लाखों किसान सड़कों पर है उस पर से ध्यान हटाना, जो देश में भयंकर बेरोजगारी फैली हुई है उस पर से ध्यान हटाना, जो -23.9 तक जीडीपी चली गई है उस पर से ध्यान हटाना, जो चीन भारतीय सीमा में घुस आया है उस पर से ध्यान हटाना। तो मैं कहता हूं कि आपका ये एजेंडा कामयाब होने वाला नहीं है। आपको लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि ये -23.9 जीडीपी का कारण क्या है, रंजीत जी जवाब दीजिए, डिबेट ये समेटेंगे। क्या है, ताली और थाली बजवाने के बाद भी कोरोना आज लाखों लोगों तक पहुंच गया है, वो उसका कारण क्या है? असली मुद्दे देश के ये है कमलनाथ जी, आपके ध्यान भटकाऊ मुद्दे और आपके रिया के मुद्दे, आपके सुशांत के मुद्दे काम नहीं आने वाले हैं। जनता जाग चुकी है और जनता इस प्रश्न का जवाब देना होगा कि इन्होंने जो 3 विधेयक पारित हुए उनका समर्थन मुख्यमंत्री रहते हुए किया था कि नहीं किया था, जवाब आपको देना होगा। कमलनाथ जी को जवाब देना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट खेती संविदा खेती का समर्थन कर रहे थे, फरमाइए मत किस रूप में नहीं किया था, हमने उद्योगपतियों वही है जो अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम कि आखिर ऐसे समय में जब चुनाव है, मेरा इस डिबेट पर मंशा आपसे यही थी कि मैं आपसे जान लूं कि आखिर ऐसे समय पर जब उपचुनाव बहुत नजदीक आ चुका है, ऐसे में राष्ट्रवाद का बयान, ऐसे में एक और पहले बयान देशद्रोही पार्टी बताने का बयान जिस पर माफी मांगनी पड़ी। सवाल ये कि क्या पार्टी कोई गाइडलाइन तय करती है क्या? तो मुद्दों पर आ जाओ चुनाव करने जी, आ जाओ मुद्दों पर, इन मुद्दों पर। चलिए इन्हीं मुद्दों पर तो चुनाव हो रहा है सर। अगर ये मुद्दे नहीं होते तो शायद राष्ट्रवाद का मुद्दा यही नहीं आता। जवाब देना होगा, चुनाव होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नमस्कार।